नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन, जहां हम लेते हैं दिन की तमाम बड़ी खबरों की पूरी खबर और तह तक जाके आपको बताते हैं असल खबर है क्या। और चलिए अब आज की सबसे बड़ी खबरें, जो कि कुछ युवा के गले में पट्टा डालकर कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर किया, घसीटा गया और इस पर दिन भर बवाल कटा है। देखें दिन भर हुआ क्या। ये वही वीडियो है जो भोपाल का बताया गया। ये वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें दिखा कि आरोपियों ने एक युवक के गले में पट्टा बांधकर उसे घसीटा, उसे कुत्ते की तरह भौंकने को कहा। माँ की कसम, मैंने आपको सॉरी बोल तो दिया, स्टोरी पे देखो ना। अब बोल मैंने तेरा क्या करा था ये बता। कुत्ते की तरह भोग। भाई मैंने कुछ भी। लोगों का गुस्सा तब और भड़क गया जब पता चला कि इस अमानवीय बर्ताव के बीच में पीड़ित युवा पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया था। वीडियो में दिखा कि पीड़ित आरोपियों के सामने माफी मांगते हुए कह रहा है कि मैं मियां भाई बनने के लिए तैयार हूं। भाई शाहरुख की क्या कह रहा था वो ऐसा कर दो। शाहरुख ने मना करा भाई तो मैंने नहीं करा भाई। भाई वही डराता है भाई। अरे तुम्हारी भाई हमें अपनी बंद माँ की कराओगे। कसम मियां भाई बनने के तैयार हूँ। बताया गया ये वाकया 9 जून का है। पहले तो पीड़ित युवा का आरोपियों ने अपहरण किया और फिर इस घटिया हरकत का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने पर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चौतरफा बवाल मचा। घटना को लेकर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश में माफिया राज होने की बात की। बताता है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है मध्य प्रदेश में। सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। बढ़ते विरोध के बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी साजिद, फैजान और समीर का जुलूस निकाला और गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। दोपहर बाद आरोपियों के घर पर प्रशासन की बुलडोजर टीम पहुंची, जिसने हथौड़े चलाकर उनके अवैध निर्माण को तोड़ा। तीनों आरोपियों को जिला कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो क्या ये घटना वाकई प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का एक नमूना था या फिर महज सियासी दबाव के लिए इस आरोप को लगाया गया? जरा डिकोड करें इस पूरी घटना को। पहली बात, इस तरह के मामलों पर रोक तब तक संभव नहीं है जब तक कि ऐसे मामलों को वक्त पर पुलिस के संज्ञान में लाया ना जाए, और दूसरा, पुलिस का भय हो अपराधियों में, ताकि फौरन और कड़ी कार्रवाई करके ऐसे अपराधियों पर लगाम कसी जाए। कुछ यही करने की कोशिश गृह मंत्री, सरकार और पुलिस प्रशासन ने की। लेकिन एक बात, पुलिस के पास इस मामले की रिपोर्ट पर पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ, इस पर पुलिस के पास कोई जवाब नहीं दिखा। रिपोर्ट दर्ज 6 आरोपियों पर की गई, 3 आरोपियों पर एनएसए लगाया गया। तीनों आरोपियों की अवैध संपत्ति को आज ही तोड़कर यही फुर्ती, तेजी दिखाने की कोशिश की गई कि ये सब बर्दाश्त प्रदेश में नहीं होगा। लेकिन क्या सरकार या प्रशासन के पास ऐसी घटनाओं को रोकने का कोई मास्टर प्लान, कोई ठोस मैकेनिज्म है, कोई समाधान है? नहीं। और कहीं ना कहीं यही इस तरह की वारदातों के घट जाने के बाद केवल फौरी तौर पर कुछ कर दिखाने की जज्बातों में दिखता है। यहां आपको बता दें कि इस तरह की घटनाओं को शूट कर अब सोशल मीडिया पर बेधड़क पोस्ट किया जा रहा है। शोबाजी करना, यह भी एक दिख रहा है, एक ट्रेंड दिख रहा है। नशे में या तो इंसान ऐसा कर सकता या रसूख की मदमस्ती। इन पर लगाम कसना केवल और केवल पुलिस का काम है, पुलिस से उम्मीद की जाती है, लेकिन इन पर नजर रखना आपका हमारा भी काम है। धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश जैसे गंभीर आरोप हो या सूखे नशे की लत हो, इसमें रसूख दिखाने की होड़ दिखती। दोनों गंभीर मुद्दे हैं। अंतिम बात कि इस तरह के हिस्ट्री शीटर आरोपियों के अतिक्रमण पर बुलडोजर वाली या हथौड़े वाली कार्रवाई पहले क्यों ना की गई? रेगुलर उनको मॉनिटर क्यों नहीं किया जाता? पहले उन पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता? ये हर बार की तरह आज भी सवाल उठा। क्या ये सब कुछ केवल तेजी दिखाने या अपने दामन पर लगे शिकायत पर कार्रवाई न करने के दाग को धोने के लिए किया गया? ये सवाल उठता रहा। चलिए, इस वक्त सारे देश में और सोशल मीडिया पर जिस विवाद की सर्वाधिक चर्चा, अब उस पर आते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्वाधिक चर्चा या ट्रेंड में अगर कोई विषय है तो वो है फिल्म आदि पुरुष और उसे बैन करने की मुखर होती मांग। दिन भर इस पर कई सारे अपडेट्स मिले हैं, देखें जरा। लंबे इंतजार के बाद सिल्वर स्क्रीन पर 2D और 3D में आई फिल्म आदि पुरुष का चौतरफा विरोध हो रहा है। भोपाल में फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ कांग्रेस मैदान में उतरी। सीनियर विधायक पीसी शर्मा ने टीटी नगर थाने पहुंचकर फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और फिल्म आदि पुरुष को बैन करने की मांग की। साथ ही बीजेपी पर फिल्म की कमाई का हिस्सा लेने का गंभीर आरोप भी लगाया। इधर भाजपा के सीनियर विधायक अजय बिश्नोई ने ट्वीट कर लोगों से इस फिल्म का बायकॉट करने की अपील की। इस फिल्म में जो
डायलॉग डिलीवरी, जो पोशाक है भगवान राम की, सीता जी की, हनुमान जी की देखते आ रहे हैं बचपन से, उन सब के खिलाफ है। इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए आए। एफआईआर में रघुवंशी जी है यहाँ पर टीआई। इंदौर में फिल्म के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लेखक मनोज मुंतशिर का पुतला फूंका, फिल्म बैन की मांग की। विदिशा में करणी सेना सड़कों पर उतरी और फिल्म के बैनर पोस्टर फाड़कर नारेबाजी कर नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन के चलते फिल्म आदिपुरुष के शोज को रोकना पड़ा। इधर छत्तीसगढ़ की न्यायदानी बिलासपुर में फिल्म के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल ने मोर्चा खोला। आदिपुरुष फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक और कलाकारों पर एफआईआर की मांग की। लोगों से फिल्म के बायकॉट की अपील भी की गई। तो अब सवाल ये उठा कि ये तो प्रखर राष्ट्रवादी होने का दावा करने वाली टीम थी, फिर फिल्म के निर्माताओं से आखिर कहां चूक हो गई? फिल्म से जुड़े दिग्गजों ने इतनी बड़ी गलती क्या जानबूझकर की? ये भी सवाल उठता रहा। चलिए इसको डिकोड करते हैं। एक शब्द है सिनेमैटिक लिबर्टी, जिसे आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी कह सकते हैं। आदिपुरुष के मेकर्स ने सबसे पहले अपने इसी अधिकार की दुहाई दी पहली सफाई में। हर बार यही होता है, इस बार भी यही हुआ। उन्होंने कहा कि एक कहानी को कहने के 100 तरीके होते हैं। किसी महाकाव्य के, महाकथा के कितने हिस्से पर फिल्म बनाएं, किस भाषा में बनाएं, किन शब्दों का प्रयोग करें, किस अंदाज में दिखाएं, ये सब कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी के तहत आता है। फिल्म निर्माता टीम के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे इसे प्रदर्शित करें। बात सही है, लेकिन जो कथा, जो चरित्र, जो कथानक, जो संवाद हमारी रगों में संस्कार बनकर दौड़ते हों, उन्हें अगर सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर हल्केपन और वाहियात शब्दों के इस्तेमाल से पेश किया जाएगा तो भला दर्शक, जो आखिर इंसान ही है, उसे कैसे स्वीकार करेगा? वो इसे मार्केट प्रोडक्ट की तरह नहीं देखता है, वो इससे जुड़ा हुआ है। ये बात समझने में मेकर से पहली गलती हुई। रामायण के पूज्य पात्रों के लुक में आज के दौर का तड़का डालने के चक्कर में प्रभु श्री राम और हनुमान जी जैसे स्वरूप और संवाद में जो चेंजेस किए गए, वो दर्शकों ने सिरे से खारिज किए। और ये नाराजगी फिल्म के टीजर ट्रेलर के रिलीज के वक्त ही मेकर्स को पता चल गई थी, फिर भी उन्होंने उसे बदलना उचित नहीं समझा। ये दूसरी बड़ी भूल साबित हुई। तीसरी चूक, रिलीज के बाद भारी विरोध को फिल्म मेकर्स और राइटर्स ने शुरुआती तौर पर एक फौरी विरोध माना। सोचा इससे भी पब्लिसिटी मिल ही रही है, फिल्म को फायदा हो रहा है, और ये कहकर सही ठहराने की कोशिश की कि ये तो जानबूझकर किया, ये तो आज के यूथ को करेक्ट करने का एक ट्रेंड है। ये उनकी तीसरी और सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कुल मिलाकर इसका मैसेज ये हुआ कि जो बातें आस्था से जुड़ी हों, जिन बातों का असर हमारी अपनी मान्यताओं, संस्कृति से हो, और वो बातें समय काल से परे होती हैं, उनमें एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। एक बारगी स्वरूप को लेकर लोग बात डाइजेस्ट कर जाते, लेकिन जिनका चालीसा पढ़ा जाता हो, उनके मुख से घटिया डायलॉग भला कोई कैसे बर्दाश्त करता। इधर छत्तीसगढ़ में एक विवाद, या हम कहें एक विवाद कि पीछे की राजनीति आज सड़कों पर दिखी। सियासी संग्राम में मुद्दों की तपिश दिन ब दिन बढ़ रही है। बीजेपी और उसके तमाम मोर्चा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बारी बीजेवाईएम की थी। आज उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर गंभीर आरोप सरकार पर लगाए। देखें। छत्तीसगढ़ में सत्ता संग्राम के मुकाबले में आरोपों की धार पैनी होती जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार तमाम मुद्दों पर भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले। एक बार फिर बीजेवाईएम ने पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ सीएम हाउस घेराव की कोशिश की। आंदोलन में पीएससी परीक्षा में प्रभावित हुए स्टूडेंट भी शामिल हुए। इस दौरान बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। और देश के सबसे घटिया पीएससी का कमीशन यदि है तो आज भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पीएससी छत्तीसगढ़ में। राजनेता और अधिकारियों का बेटा होना गुनाह नहीं है, पर आज आपके राज में अधिकारियों का या राजनेताओं का बेटा नहीं होना गुनाह बन चुका है। इधर बीजेवाईएम के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने भी पूरी ताकत से पलटवार किया। नंबर ज़्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोले हम जांच करने के लिए तैयार हैं। तो केवल आप क्योंकि चुनाव सामने हैं और इसलिए इस प्रकार से प्रदर्शन इसलिए करना है ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके।
छत्तीसगढ़ की मौजूदा सियासत चुनावी संग्राम के इर्द गिर्द है। एक दूसरे पर वार पलटवार का मकसद केवल एक है, जनता के मुद्दों को उठाना और उसका साथ पाना। बीजेपी उन मुद्दों पर भूपेश सरकार को घेर रही है जो जनता को प्रभावित करते हैं और सत्ता में वापसी की संभावनाएं रखते हैं। वहीं कांग्रेस भी उन पर पलटवार में देर नहीं करती। सियासी जंग में खुद को मजबूत और विरोधी को चारों खाने चित करने जोर आजमाइश का ये दौर पूरी ताकत से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ताकत का प्रदर्शन भी दिखाई पड़ा। बीजेवाईएम का सोमवार का प्रदर्शन, इन सब के पीछे सत्ता पक्ष के जवाब, इन सब के पीछे असलियत क्या है, जरा इसके फैक्ट्स क्या हैं, इसको भी हम देखते हैं। इंपैक्ट तो आपने देख ही लिया, चलिए डिकोड करते हैं। पहली बात, भाजपा ने महीनों पहले ये तय कर दिया था कि उसका हर एक मोर्चा अपने अपने वर्गों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सीधे घेरेगा। सोमवार का जो प्रदर्शन था भारतीय जनता युवा मोर्चा का, वो इसी कड़ी में दिखा। प्रदेश की सबसे बड़ी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें ट्रांसपेरेंसी का अभाव और उसमें फेवरिज्म का आरोप लगाया। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या समेत हर बड़ा नेता मंच पर एकता दिखा पाया, सरकार की घेराबंदी करता नजर आया। अपने प्रदर्शनों में बेरोजगारी भत्ते पर सरकार को घेर चुकी बीजेवाईएम अब भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा रही। सरकार नौकरी देने के जो कदम उठा रही है, सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन वाली पॉलिटिक्स साबित करने के लिए ये प्रदर्शन कामयाब दिखा। बीजेपी के आरोपों के केंद्र में नतीजों में कुछ को लाभ पहुंचाने जैसा गंभीर आरोप था, लेकिन इसके पीछे क्या तथ्य हैं ये सामने नहीं। कोई शिकायत करता है, सामने नहीं। और इसी पर सरकार ने बराबर जवाब दिया। मुख्यमंत्री युवाओं में कोई भ्रम पनपने देना नहीं चाहते, इसलिए वो आज भी खुलकर कहते नजर आए कि विपक्ष की चुनौती स्वीकार है, हम भी चुनौती देते हैं। अगर आरोपों में दम है तो कोई साक्ष्य, कोई तथ्य या कोई शिकायतकर्ता सामने लाए। जांच या कार्रवाई के लिए सरकार तैयार। एक और बात, इसके पहले भी आपको याद होगा, प्रदेश में जब बीजेपी को सत्ता में आना था तो उसकी युवा ब्रिगेड ने इसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं और उससे जुड़ी संस्थाओं पर बड़े मुद्दे बनाए थे, प्रदर्शन किया था और फिर सरकार बनाई। मतलब ये कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों जानते हैं कि युवाओं की ताकत को साथ लाना है तो उनके मुद्दों पर कोई भी संदेह, सवाल या सफाई अनुत्तरित नहीं रहनी चाहिए। युवा साथ तो सत्ता का रास्ता साफ। बस यही बात आज के प्रदर्शन के केंद्र में दिखाई पड़ी है। बहरहाल दोनों ने कहा है कि अगर दिक्कत है तो कोर्ट जाएंगे। देखते हैं कौन कोर्ट जाता है या फिर केवल सड़क के ऊपर प्रदर्शन तक की बात सीमित रहती। एक और विवाद, केंद्र सरकार ने 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को देने का ऐलान किया। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके एक विवाद को जन्म दे दिया और ये एक ऐसा विवाद है जिसमें खुद कांग्रेसी कंफ्यूज हो गए। देखिए, सनातन धर्म और संस्कृति के प्रचार में 100 साल से जुटी संस्था गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी के फैसले पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। गांधी शांति पुरस्कार विजेता को पुरस्कार के साथ 1 करोड़ की धनराशि मिलती है। गीता प्रेस गोरखपुर ने इस पर कहा है कि वे शांति पुरस्कार ग्रहण करेंगे, लेकिन संस्था इनाम की धनराशि लेना नहीं चाहती। गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस का नाम चयनित हुआ है, तो हम इस पुरस्कार के सम्मान को सम्मानित करने के लिए जो उसके साथ अगर प्रशस्ति पत्र है तो उसको तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन धनराशि हम लोग नहीं स्वीकार कर सकेंगे। इधर मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर गीता प्रेस को पुरस्कार देने को गोडसे को सम्मानित करने जैसा बताया। हालांकि बाकी कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान से सहमत नहीं दिखे, लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। गीता प्रेस ने 100 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें छापी हैं। हर एक हिंदू के घर में गीता प्रेस की किताब है। ऐसे में गीता प्रेस के खिलाफ कुछ भी कहना वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने जैसा है। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस तरह की बयानबाजी से सहमत नहीं हो सकता। गीता प्रेस भारत की संस्कृति से जुड़ी है। ये भूल गए कि मुस्लिम लीग ने क्रेडिट लिया था पाकिस्तान बनने का। मुस्लिम लीग ने ही 2 नेशन थियरी दी इस देश को। मुस्लिम लीग ने ही बंटवारा करवाया, और उस समय करवाया कि जब बहुत से मुस्लिम बुद्धिजीवी वो इसके खिलाफ थे। जाहिर है गीता प्रेस गोरखपुर के राशि न लेने वाले कदम और कांग्रेसी नेता के रिएक्शन पर सियासत जल्द थमने वाली नहीं है।
चलिए, तो मौका गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मान देने का है, तो जरा इसके इतिहास को भी समझ लें, जरा इस बात को भी डिकोड करें, आखिर क्या योगदान है इसका। दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई। दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में इसका नाम शुमार है। सनातन धर्म की अब तक 92 करोड़ किताबें ये छाप चुका है, जो अपने आप में एक वर्ल्ड कीर्तिमान रिकॉर्ड है। गीता प्रेस ने 2023 में इसी वर्ष 2 करोड़ 42 लाख किताबें प्रतियों के तौर पर छापी हैं। रामचरितमानस पर पिछले दिनों राजनीतिक बखेड़े के बीच में 50,000 किताबें बिकी हैं। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी फाइनल बाइंडिंग करते समय जूते चप्पल उतारकर काम करते हैं। तस्वीरें देश ने दुनिया ने देखी हैं, ताकि पाठकों की श्रद्धा और विश्वास इससे कोई धोखा ना हो, खरा वो मटेरियल वहाँ पहुँचा पाए। अंदर कैंपस में प्रेस मशीनों के साथ भव्य आर्ट गैलरी है, जिसका अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। 1920 के दशक में कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ जय दयाल गोयनका रोज गीता पढ़ते थे और 18वें अध्याय में गीता सार के तौर पर लिखी एक बात उनके दिल को बड़ी छू गई, जिसके बाद उन्होंने व्याख्या को एक प्रेस में छपवाया, लेकिन उसी में भयंकर त्रुटियों को देखकर दुखी हो गए और उसी दिन इस प्रेस को बनाने का ख्याल उनके जहन में आया। गोरखपुर के अपने एक श्रद्धालु के सुझाव पर इसी शहर में 10 रुपए के किराए के मकान में 1923 में इसकी शुरुआत हुई। चलिए, अब इस पूरे विवाद में खुद कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अगर आपने इस पर सवाल उठाया तो बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत होगी। जाहिर है कांग्रेस पार्टी निजी वितार बजाकर जयराम रमेश का इससे किनारा करे। अब बात आती नक्सलवाद की। छत्तीसगढ़ में इस पर बहस नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी नक्सलियों की एक रणनीति चिंता का विषय बनी है। उनकी छोटी छोटी फैक्ट्रियां सामने आई, देखें जरा। ये तस्वीरें देखिए, कैसे बस्तर में पारंपरिक तरीके से 12 बोर की बंदूक और सिंगल शॉटगन बनाई जा रही है। शॉटगन से लेकर कंधे पर टांगने के लिए बनाई जाने वाली बंदूकें, सब कुछ इन कारखानों में बनती दिखी। इस तस्वीर से आप समझ गए होंगे कि 5 लोगों की टीम सैकड़ों की संख्या में बंदूकें बना रही है। साफ दिख रहा है ड्रिल मशीन, वर्नियर कैलिपर और पुराने सांचों के जरिए बंदूकें बनाई जा रही हैं। प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी संगठन का एक प्रमुख हथियार है, जो स्थानीय स्तर पर जो फैब्रिकेट की जाने वाला लोकल मेड वेपन से इस्तेमाल करते हुए इस टाइप का हथियार के माध्यम से सुरक्षा बल को क्षति पहुंचाने के लिए कोशिश की जाती है। जो बंदूक बनाने वाला जो उनके सप्लाई मटेरियल्स है, जैसा आयरन रॉड से लेकर अन्य जो लेथ मशीन तक हम कई मुठभेड़ के पश्चात उसकी जब्ती की गई थे और आने वाले समय में भी इस प्रकार का हथियार के खिलाफ हम प्रभावी रूप से कार्रवाई करेंगे, ताकि सुरक्षा बल का नुकसान ना हो। यहाँ नक्सलियों का एक पेंटर बंदूकों को बिल्कुल नए तरह से पेंट कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इस तरह के छोटे छोटे बंदूकों के कारखाने 50 से ज्यादा जगहों पर स्थापित कर दिए गए। इनकी मदद से नक्सली बड़े हमलों को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस और प्रशासन लगातार इन पर कार्रवाई के दावे तो करती है, लेकिन नक्सलियों के इन बंदूक कारखानों पर उसकी नजर अब तक नहीं पड़ पाई। चलिए, जरा ये कितना गंभीर मसला हो सकता है, इसको हम डिकोड करें। पहली बात ये कि नक्सलवाद के दंश को झेलने वाले इतिहास में एक बात पूरी तरह साफ है कि नक्सलियों का कोई भी पैंतरा, किसी भी हरकत कदम को आप हल्के में नहीं ले सकते, भारी पड़ता है। सैकड़ों की तादाद में पहले नक्सली अटैक किया करते थे, सामना फोर्स करती, रणनीति बनाई, मुकाबला किया। फिर नक्सलियों ने अपनी रणनीति को बदला और बाइक पर चलने वाले स्मॉल एक्शन टीम बनाए, टारगेटेड हमले किए और बड़ा नुकसान किया। ये हमेशा से चिंता का विषय रहा है कि उनका सपोर्ट सिस्टम क्या है, खाना पानी हथियार सप्लाई चेन कहाँ है। उसे ट्रेस करने और नेस्तनाबूद करने में लाखों रुपए फूंके गए, सालों लगाए गए। कई बार नक्सलियों के सपोर्टर्स पर एक्शन भी हुआ। अब ये जो छोटे छोटे कारखाने चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि ये छोटे कारखाने कहीं भी लग सकते हैं, बिना नजर में आए हथियार बनाकर सप्लाई करके आगे फिर कहीं और लगाए जा सकते हैं, और इसीलिए इन पर वक्त रहते लगाम कसना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनका तोड़ भी फोर्सेस ढूंढ लेंगे। अब आते हैं उस खबर पर जिस पर चीन की भी बहुत नजर है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले उनके स्वागत को लेकर जो तस्वीरें हैं उस पर विश्व के साथ साथ चीन की नजर है। अमेरिका के शिकागो में भारतीय प्रवासियों ने रैली निकाली है, होर्डिंग्स लगाए हैं। अमेरिका और भारतीय प्रवासी पीएम मोदी का स्वागत करते हैं, इस पर स्लोगन लिखा है। पीएम मोदी 20 जून को न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। ये भारत के लिए गर्व की बात है। वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे, उनका वहां भी स्वागत होगा और साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी उनका स्वागत करेंगी। इसकी तैयारियां भी चर्चा में।
चर्चा में एक और विषय आया। केदारनाथ मंदिर के वरिष्ठ पुजारी ने मंदिर में सोने की परत पीतल में बदल गई, इसका आरोप लगाया। देखें। केदारनाथ मंदिर में एक वरिष्ठ पुजारी ने मंदिर में सोने की परत चढ़ाने में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में वरिष्ठ पुजारी संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि मंदिर के गर्भगृह में सोना नहीं बल्कि पीतल चढ़ाया गया है। त्रिवेदी, जो तीर्थ पुरोहित महापंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं, ने मंदिर में 125 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पुजारी के आरोप को खारिज करते हुए सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अभियान के पीछे साजिश बताया। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि ये उन लोगों की करतूत है जो बेहतर सुविधाओं के कारण केदारनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि से खुश नहीं है। अजय के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों की देखरेख में बीकेटीसी की अनुमति से मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोना चढ़ाया गया था। तो 1939 का एक अधिनियम है जिसके तहत ये सोना दान दिया गया। 320 किलो सोना दान दिया था एक कारोबारी ने। लेकिन क्या ये वाकई पीतल में तब्दील हो गया? इस गंभीर आरोप की सत्यता देश और दुनिया भर में सनातनियों के सामने अवश्य आनी चाहिए। आज के न्यूज़ डिकोड में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।